आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। एक तो बायो-सावर्ट लॉ समझ लिया था सब, और डायरेक्शन देखने के लिए राइट हैंड थंब रूल। देखो डायरेक्शन देखने के कई नियम है, लेकिन एक ही नियम को लेकर के पूरे चैप्टर में चलना, ठीक है? क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपसे ये कहेगा कि भाई इसी पर्टिकुलर रूल से बताओ। वो तो कोई सिचुएशन देगा जहां पर मुझे फील्ड की डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए, ठीक है? तो राइट हैंड थंब रूल ही लेकर के चलेंगे, ठीक है बेटे, पूरे चैप्टर के अंदर। और बायो-सावर्ट लॉ किस लिए था साहब? सर वो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से एमएफआई कैलकुलेट करा देता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, और फॉर्मूला आया था dv = μ/4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, और थीटा जो है वो आइडियल और r के बीच का एंगल होता है। देखो कभी भी कोई ये फॉर्मूला याद करो ना बेटे, और जब उन फॉर्मूले के अंदर थीटा आते हैं तो हमेशा उस फॉर्मूले के बाद ये लैंग्वेज बोलिए कि वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस एंगल्स। dv = μ/4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड r या dl एंड r। बात समझ में आती है? करंट कैरिंग एलिमेंट है r, ठीक है? ये लाइन बोलनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपको कंसेप्चुअली हेल्प करती है, ठीक है? तो ये बायो हमने लिख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे, इस चैप्टर का पहला डेरिवेशन है एमएफआई ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, यहां तक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बीसी का केस है। याद करो हम लोगों ने ना बेटे ईएफआई कैलकुलेट करी थी, ईएफआई ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज्ड वायर ईएफआई, और वो मैंने आपको दो मेथड से कराई थी। एक तो कराई थी बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, जिसके अंदर एलिमेंट लिया था, प्रॉपर इंटीग्रेशन किया था, और एक हुई थी विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, है ना? आपको अगर वो दोनों डेरिवेशन याद हो तो ज्यादा आसान होता गॉस थ्योरम वाला। तो चार्ज्ड वायर जो था हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग, से दो तरीके से डेरिवेशन हमने सिलेबस में किए, बिल्कुल सेम वही बेटे, ये डेरिवेशन भी दो तरीके से होगा। इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर दो तरीके से ड्राइव होगा, एक विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, और एक आगे जाकर के लगभग 10 क्लास के बाद एम्पियर-सेफ्रेल लॉ आएगा। वो बिल्कुल गॉस थ्योरम का एनालॉग है सिलेबस में। गॉस का काम क्या था? वो क्या नाम है, चार्ज बॉडीज की ईएफआई आसानी से कैलकुलेट कराना। ऐसे ही एम्पियर-सेफ्रेल लॉ का भी यही काम होगा। आज हम करेंगे बायो-सावर्ट लॉ से, फिर आगे जाके करेंगे एम्पियर-सेफ्रेल लॉ से। जहां तक बात है सीबीएसई सिलेबस की, तो वो एम्पियर-सेफ्रेल लॉ वाला 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए। और ये बायो वाला ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्चुअली ये ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि भाई ये कॉमन सी बात है, वो ना ये सब इनफाइनाइट लॉन्ग का ही रिजल्ट देके जाएगा, और ये एट वो क्या नाम है, कोई वायर कितनी भी लेंथ का हो सबका आंसर देके जाएगा। इनफाइनाइट लॉन्ग होगा तो भी देगा, और किसी पर्टिकुलर लेंथ का होगा तो भी देगा। तो ज्यादा अच्छा कौन सा होगा? सब ये वाला, ठीक है ना? तो आज हम बेटे इसको कवर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ बायो-सावर्ट लॉ, ठीक है? और आगे यही डेरिवेशन वापस लौटेगा विद द हेल्प ऑफ एम्पियर-सेफ्रेल लॉ, ठीक है बेटे? चलो आज स्टार्ट कर दें। तो एमएफआई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है बेटे? एमएफआई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप भी शॉर्ट फॉर्म में ही लिखते जाइए, ठीक है? एमएफआई बोलते हैं, वो ईएफआई है एमएफआई। एमएफआई ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट या करंट कैरिंग वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वायर का मतलब है एक प्रकार से थिन वायर होता है बेटे। दो तरीके का वायर होता है, थिन होता है, थिक होता है। दोनों का डिफरेंस जब एम्पियर पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा। फिलहाल ये थिन वायर है, रॉड नहीं है, वायर है, ठीक है? मैंने आपके सामने वायर पहले ही बना लिया है बेटे, ठीक है? ये स्किल से बनाया है इसलिए बिल्कुल सीधा है, और अब बनाता तो हो सकता है टेढ़ा हो जाता है, फिगर अच्छी नहीं बनती, इसलिए पहले बना ली। आइए सर, ये लॉन्ग वायर है, ठीक है? जिसके अंदर आई करंट चलता है। मान ली बेटे ये करंट है जो ऊपर की तरफ चलता है, ठीक है सर? मुझसे कहता है इस वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पी पॉइंट के ऊपर फील्ड बताइए। मान लो बेटे ये पॉइंट है जहां पर वो मुझसे फील्ड पूछता है, ये पॉइंट है सर पी इज द पॉइंट, और यहां से उसका डिस्टेंस कंसीडर कर लेता हूं, लेट ये डिस्टेंस है ए, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। पी इज द पॉइंट एट डिस्टेंस ए फ्रॉम द वायर एट विच द एमएफआई इज टू बी कैलकुलेटेड। ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। भाई ये तो कहेगा ना कि भाई ये वायर है, इससे 10 सेंटीमीटर पे फील्ड कैलकुलेट करके दिखाओ, तो 10 सेंटीमीटर क्या होता है? वो 10 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेटे, ठीक है ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट पर कहता है, ठीक है? अब बच्चा जानता है कि साहब पूरे वायर से तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ छोटा सा एक लॉ है बायो-सावर्ट लॉ, वो भी छोटे से एलिमेंट के लिए बताता है, पूरे वायर के लिए नहीं बताता। तो मेरा पहला काम क्या है, मैं इस वायर के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करूं, ठीक है ना? आज आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं बेटे। मान लीजिए एलिमेंट है साहब डीएल लेंथ का, ये एलिमेंट है, और करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया ये आईडीएल। डायरेक्शन किधर होगी सर? ऊपर की तरफ होगी। वो सही बात है नहीं? अगला वो स्टेप क्या कहता है, जिस पॉइंट के ऊपर एमएफआई कैलकुलेट करनी है पहले उसको आईडीएल से मिला दे। इसको मिलाता हूं तो साहब ये आर बन जाता है, ये डिस्टेंस हो गया आर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है, मैं पहले से जानता हूं वो क्या होता है, थीटा। वो सही बात है बेटे? इस डिस्टेंस को एलिमेंट को मैंने डीएल लिया है, दैट्स व्हाई यहां से लेकर के यहां तक की जो ये लेंथ है, ये सिर्फ ये, ठीक है बेटे? इसको मैं एल ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? एल। वो सही बात है? तो पहला काम क्या था, एक एलिमेंट लेना, एलिमेंट से उस पॉइंट को मिला देना, पॉइंट की दूरी जो है वो आर होती है। अगर डायरेक्शन वाइज देखोगे तो डायरेक्शन वाइज देखूंगा तो बेटे इनवर्ट फील्ड है, बोल सकता इसकी वजह से देखना, इस एलिमेंट की वजह से, सिर्फ इसकी वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड है इनवर्ट है। बच्चा बोला एलिमेंट यहाँ ना होगा, यहाँ होता तो यहाँ हो जाए, यहाँ पर हो जाए, कहीं पर भी एलिमेंट हो जाए सर, कहीं पर भी। वो सही बात है नहीं? तो किसी भी एक पॉइंट एलिमेंट कहीं पर मिले, यहाँ पर फील्ड चाहिए तेरे को, हर जगह, हर एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड इनवर्ट आएगी, हर एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड इनवर्ट आएगी। और ड्रॉ करनी मैंने आपको समझा दी थी, बेसिक से एलिमेंट यहाँ पर होगा, लेकिन जब इस पॉइंट पर पूछिए तो उसका सर्कल यहाँ से आएगा। एलिमेंट यहाँ होगा लेकिन सर्कल किस पॉइंट पर पूछिए तो सर्कल यही होगा। क्या हर एक एलिमेंट की वजह से जो फील्ड है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इनवर्ट है? हाँ। अब तुम एक बात जानते हो साहब, जब सभी की वजह से एक वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया, क्या उसका इंटीग्रेशन कर दूं या उसका अलजेब्रिक सम कर दूं, सेम आंसर आएगा? हाँ। वेक्टर क्वांटिटीज का इंटीग्रेशन नहीं होता है, क्वांटिटीज का स्केलर का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन किंतु परंतु अगर वेक्टर की सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं फिर तो अलजेब्रिक सम है, तो हम इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं वेक्टर के लिए भी, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इंटीग्रेशन इसलिए यूज किया जाएगा क्योंकि जो एलिमेंट है उनकी वजह से डायरेक्शन एक ही तरफ है, डायरेक्शन एक ही तरफ है। बोल बात समझ में आती है? तो बोलिए साहब इसकी वजह से, तो बच्चा बोला सर इसकी वजह से जो फील्ड आएगी दैट इज dB इक्वल हो जाएगा μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाय r का स्क्वायर। बिल्कुल सही है साहब।
ये MFI आ गया स्मॉल एलिमेंट की वजह से, MFI ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब तुम बड़े बच्चों बेटे सोच समझ के जवाब देना। जब मैं इस फॉर्मूले को देखता हूँ डीबी के इस फॉर्मूले को, ये तो मुझे समझ में आता है कि बी निकालना है तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। अब जब इंटीग्रेशन करने जाता हूँ इसके अंदर देखता हूँ तो साहब डीएल वेरिएबल है, बिल्कुल सच्चाई है, साफ दिखाई देता है, तो डीएल तो है वेरिएबल, डीएल रखा। तो ध्यान से देख थीटा भी चेंज होता है अगर डीएल की पोजीशन चेंज होती है, आर भी चेंज होता है। मतलब अगर डीएल यहाँ पर है तो थीटा ये है, अगर डीएल यहाँ आ गया तो थीटा बदलेगा, आर बदलेगा। क्या तीन पैरामीटर एक साथ बदल रहे हैं फॉर्मूले में? हाँ। तो कॉमन सेंस है कि जब इंटीग्रेशन होगा वो तो भाई किसी एक के रेस्पेक्ट में होगा, ये तीन वेरिएबल को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो अब इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ध्यान से देखना बेटे। क्या मैं इस एंगल को फाई कंसीडर कर रहा हूँ, ये एंगल है मेरा फाई, वो सही बात है बेटे, ये एंगल क्या है फाई, ठीक है। अगर तू यहाँ से tan फाई की वैल्यू लिखता है, मुझे जरूरत पड़ेगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके सामने। अगर बेटे मैं यहाँ पर tan फाई की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ tan ऑफ फाई, तो tan फाई की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस l बाई a, तो यहाँ से l की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी a tan फाई। मुझे जरूरत पड़ेगी dl बाई डी फाई की, dl बाई डी फाई की, a कांस्टेंट है क्योंकि तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ठीक। और tan फाई का हो गया बेटे सीकेंट स्क्वायर फाई। यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो dl की वैल्यू आएगी वो आएगी a सीकेंट स्क्वायर फाई, और ये हो गया d फाई। और हाँ तो बोल a सीकेंट स्क्वायर फाई और d फाई। अगर तू सीकेंट की वैल्यू पुट करता है तो r बाई a, तो ये dl तेरे पास आ जाएगा बेटे a, या होगा r स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, r स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, a किसे काट देगा, चलो लिख देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा बेटे a r स्क्वायर बाई a का स्क्वायर, ठीक है, सेकंड स्क्वायर ये वाली वैल्यू, और ये हो गया d फाई। एक को काटेगा, ये बचेगा r स्क्वायर बाई a d फाई, ठीक है, r स्क्वायर बाई a d फाई। ये dl की वैल्यू आ गई। बच्चा बोला आपको क्यों कैलकुलेट करनी थी, मुझे भाई देख dl खत्म हो गया, dl की वैल्यू निकालना है, लेकिन बच्चा आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा बेटे, मैं इसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज करके मैं इस साइड लिख रहा हूँ, या अगर दिखाई नहीं देता है तो मैं वैसे बोल देता हूँ, ये वैल्यू लिखी है मैंने आर स्क्वायर बाई ए डी फाई, ठीक है बेटे, आर स्क्वायर बाई डी फाई, ठीक है सब। चलो डीएल खत्म हुआ, किसके टर्म में चला गया सर, डीएल चला गया डी फाई के टर्म में। अगर मैं डीएल की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो बोलिए डीवी क्या आ जाएगा सर, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल है आर स्क्वायर बाई ए इंटू में डी फाई, और ये हो गया साइन ऑफ थीटा, और ये वाला बेटे आर स्क्वायर। अब तो ध्यान से देखिए आर स्क्वायर क्या करेगा, कर गया। अब कांस्टेंट वेरिएबल कौन आ गया, डी फाई, नया वेरिएबल तैयार हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन बच्चा बोला अभी तो थीटा भी वेरिएबल है सर। अब तो चलो दो आपने तीन थे, डीएल था, थीटा था, आर था, आर की समस्या खत्म हो गई, डीएल की खत्म हो गई, लेकिन थीटा तो भी फंस रहा है इसमें, और एक डी फाई आपने नया पैदा कर दिया। तो बड़े बच्चों देखिए इसको यहाँ खत्म कर देता हूँ, ये हो गया बेटे 90 माइनस ऑफ थीटा, ओ सॉरी 90 माइनस ऑफ फाई, चेक कर, ये 90 है, ये थीटा है, ये फाई है, तीनों का सम 180 होता है, तो अकेला ये 90 तो क्या इन दोनों का सम 90 हो गया, हाँ। तो इक्वेशन बनी थीटा प्लस में फाई इक्वल्स टू 90, तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 माइनस फाई, और 90 माइनस फाई का मतलब cos फाई। तो डीवी की वैल्यू मार्केट में आ गई बेटे कि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई cos फाई इंटू डी फाई और डिवाइडेड बाई ए, ये आंसर आता है। अरे हाँ तो बोल यार, बोल बात समझ में आई है। अब वेरिएबल चेक कर ले कितने बचे, बच्चा बोला सिर्फ एक वेरिएबल है सर cos फाई, और सॉरी फाई। अरे हाँ है ना, देख ले डी फाई आई cos फाई डी फाई, बाकी सब कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, खत्म हो गई कहानी। तो देयरफॉर डी नेट बोल किसके बराबर हो गया सर, इंटीग्रेशन कर दीजिए डीवी का, इसका डीवी का। तो बी की वैल्यू बेटे तेरे पास आ गई, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल ले, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई डी फाई, वो सही है। अब अच्छा बोला लिमिट क्या डालेंगे, तो आप ध्यान से सुन पहले तो बेटे मैं आपको ना इस वर्ग का मतलब समझाऊंगा, इस वर्ग का क्या हूं, इस लाइन का मतलब समझाता हूं क्या है। इसका तो मुझे समझ में आता है, डीएल की वजह से ये फील्ड है, डीएल की वजह से, आईडीएल की वजह से ये फील्ड है। अब इसमें आईडीएल वाइडीएल कुछ तो है नहीं, डीएल का नाम निशान नहीं, इसका फाई आ गया। इसका मतलब बताओ क्या है, इसका मतलब ये है बेटे, यहाँ लिख देता हूँ चलो। जैसे मान लो ये फिगर थी यही वाली, ये मेरा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, थोड़ा मैंने साइज में बड़ा कर दिया है, और ये वाला पॉइंट भी था। इसका मतलब था कि इस एलिमेंट की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक एंगल बनता है, उसे बोलेंगे डी फाई, जो कि हमें इस फिगर में दिखाई नहीं देना। इस बी पॉइंट के ऊपर एंगल बनता है डी फाई, जो फिगर में नहीं बनाते, क्योंकि फिगर में बनाएंगे ना बेटे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है, इस वाली लाइन का मतलब कि साहब डी फाई जो एंगल है, डी फाई जो एंगल है, डी फाई जो एंगल है ये वाला, इसके कॉरस्पॉन्ड जो वायर है, इसके कॉरस्पॉन्ड जो वायर है, इसके कॉरस्पॉन्ड ये वाला वायर है, इसकी वजह से जो फील्ड है वो ये है। डी फाई एंगल के कॉरस्पॉन्ड जो वायर आता है उसकी वजह से फील्ड ये है, ये इस लाइन का मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ एंगल, अगर जैसे मान लो पूरा वायर चाहिए, इस पूरे वायर की वजह से चाहिए, तो कॉमन सी बात ये कहती है कि इस पूरे वायर का एंगल आपको यहाँ पता होना चाहिए, इस पूरे वायर का एंगल, इस पूरे वायर का एंगल यहाँ पता होना चाहिए। तो फिर कंसेप्ट क्या हो जाएगा कि इस पूरे एंगल की वजह से जो वायर है, ये इस एंगल के कॉरस्पॉन्ड जो वायर है उसी वजह से फील्ड निकल जाएगी। तो ये सब डी फाई का रिजल्ट है। तो अगर आपको पूरे का चाहिए तो साहब आपको उसमें एंगल देखना पड़ेगा, पूरे वायर का एंगल मतलब देख, इसको बेटे मैं ऊपर से, और ये से मैंने आपको दिखाया डॉट डॉट करके, इसका मतलब लॉन्ग वायर है, अपर एंड को और इस वायर के लोअर एंड को दोनों को मिला दे, अपर को और लोअर को दोनों को मिला दे,
हिला दिया। अब एंगल को ध्यान से देखिए बेटे, मैं इस वाले एंगल को जो नॉर्मल है ना हमारा, इससे ऊपर वाले एंगल को, इस एंगल का नाम डालता हूँ फाई 1 और इसके नीचे इस पूरे एंगल का नाम डालता हूँ फाई 2। ध्यान से देख फाई 1 और फाई 2 को तुम, एक तेरे सामने फाई 1 डाला है, एक तेरे सामने फाई 2 डाला है। बच्चा बोला सर ये तो आपने पहली बात देखा कि एंगल के ऊपर आप वो क्या नाम है, आप एरो लगा रखी है। हाँ, वो इसलिए लगाई है कि जैसे अगर कल कोई वायर ऊपर की तरफ और बढ़ जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, तो फाई 1 की फिक्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ये वायर नीचे की तरफ बढ़ता है तो फाई 2 की फिक्स डायरेक्शन है नीचे की तरफ बढ़ेगा। बोल सही बात नहीं? फाई 1 मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो कॉमन सेंस कहती है अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग ऊपर हो गया तो फाई 1 की वैल्यू 90 जा सकती है, मैक्सिमम 90। मैंने एग्जांपल आपको पहले भी एक बार बताया था, बुर्ज खलीफा है साहब, बुर्ज खलीफा कितनी बड़ी इमारत है, उसके बिल्कुल जड़ में जाके खड़े हो जाओ, बिल्कुल जड़ में, और कोई तुझसे कह दे उसकी जो उसका टॉप है उसको देख, तो भाई तू तो बिल्कुल ऐसे उसके पैरेलल गर्दन करके देखेगा ऊपर की तरफ। तो जो एंगल सबटेंड होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नियरली 90 हो जाता है। बोल सही बात है नहीं? मैंने आपको पहले बोला था इनफाइनाइट लॉन्ग एक कंपैरेटिव वर्ड होता है, ये वायर भी, ये पेन भी इनफाइनाइट लॉन्ग है, लेकिन किस बच्चे के लिए जो एमएफआई कैलकुलेट करेगा बिल्कुल इसकी जड़ में जाके, बिल्कुल जड़ में, और जो यहाँ खड़ा होकर इसको ऑब्जर्व करता है उसके लिए तो इसका एंगल फिक्स है, तो छोटा सा वायर, ये फाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट एक कंपैरेटिव टर्म होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोल फाई 1 कहाँ से कहाँ तक, बच्चा बोल मैक्सिमम से मैक्सिमम 90 फाई 1, और फाई 2 ये भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 90, कब, जब इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी और नीचे भी। बच्चा बोला सर इसका मतलब मुझे समझ में आता है, इसका मतलब हो गया कि डी फाई के कॉरस्पॉन्ड जो वायर है उसकी वजह से फील्ड ये आई है, उसकी वजह से फील्ड ये आई है। अगर आप एंगल का खेल कर रहे हो तो आपको पूरे एंगल का पता होना चाहिए। मैंने पूरा एंगल देख लिया वायर का, फाई 1 ऊपर नीचे फाई 2, पूरा एंगल कितना है पूरा। बच्चा बोला सर ये पूरा एंगल तो ये है, यहाँ से चलो, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगल है, मैं यहाँ पे साइड में बना देता हूँ आपके लिए, ये एंगल है, यहाँ से चल करके जाएंगे ना, ये एंगल है पूरा, यहाँ से चला मैं और ऐसे। भाई आपको पूरे वायर की वजह से फील्ड चाहिए, कंप्लीट वायर की वजह से, तो आपको ये पूरे का पूरा एंगल देखना पड़ेगा, ये पूरा। अब उस एंगल को देखने का एक अंदाज है बेटे, क्या अंदाज है, हम लोग जिधर करंट चलता है ना उधर का अंदाज लेते हैं, करंट ऊपर है तो हम लोग ना ऐसे देखते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं इस एंगल को, ऐसे जोड़ते हैं ऐसे। तो जब आप इंटीग्रेट करते हो एंगल को, तो इंटीग्रेट करते समय आप फाई 2 के अपोजिट चल रहे हो, इसकी डायरेक्शन नीचे दे रखी है, और फाई 1 के साथ हो, देखिए स्पेन की डायरेक्शन देखिए, जब मैं ऐसे चलूंगा तो फाई 2 के तो अपोजिट है और फाई 1 के साथ हो गया। तो दैट्स वाई जो लिमिट डलती है ना बेटे इंटीग्रेशन की, वो माइनस फाई 2 से लेकर के और प्लस का फाई 1 तक डलती है, माइनस के फाई 2 से लेकर के और प्लस के फाई 1 तक डलती है, ये लिमिट होती है। हाँ, फाई 2 फाई 1 ऊपर नीचे आप फाई 1 डालो फाई 2 डालो, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको लिमिट का प्लस माइनस का मतलब समझ आना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ है, ये ऐसा इसलिए हुआ है कि हम लोग उसको इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि वायर छोटा बड़ा हो सकता है, कल को और बढ़ेगा तो फाई 1 नीचे बढ़ेगा, फाई 2 नीचे बढ़ेगा, इसे बढ़ाएगा ऊपर बढ़ेगा, घटाएगा तो अपोजिट चलना होता है। माइनस और प्लस का मतलब समझ में आना चाहिए क्यों लगा है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो आंसर इज माइनस फाई 2 से लेकर के प्लस का 5, ये है बेटे, माइनस फाई 2 से लेकर के प्लस का फाई 1। डेरिवेशन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इसका मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस फाई 2 क्यों लगा, फाई 1 क्यों लगा, और ये डेरिवेशन एंगल पे फाई पे क्यों चला गया। बोलवा समझ में आती है, ठीक है बेटे, डायरेक्शन आती है, ठीक है सर। बस बोला आगे बोल सर cos फाई sin फाई, तो b की वैल्यू मेरे पास हो गई सर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a और दैट इज sin फाई, cos फाई d फाई sin फाई, ठीक है। और कहां से कहां तक, माइनस फाई 2 से लेकर के प्लस फाई 1 तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो b की वैल्यू हो गई बेटे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई a ब्रैकेट sin ऑफ फाई 1 माइनस sin ऑफ माइनस ऑफ फाई 2, ये देख ध्यान से, sin ऑफ फाई 1 माइनस माइनस ऑफ फाई 2, क्या ये बात समझ में आती है, अपर माइनस लोअर, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है सर। साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा बाहर निकाल साहब, बाहर आके प्लस हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो तेरे पास बी की वैल्यू जो सॉल्व होकर के आई, बी का फाइनल आंसर, तो बी की वैल्यू आ गई बेटे म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए ब्रैकेट साइन ऑफ फाई 1 प्लस में साइन ऑफ फाई 2, ये रिजल्ट आया। रहा तो बोल, और फाई 1 फाई 2 क्या है साहब, ये दो एंगल होते हैं उस पॉइंट के ऊपर जो वायर के दोनों एंड बनाते हैं, दोनों एंड सबटेंड करते हैं, ये है फाई 1 फाई 2, फिगर में याद रखना है। अब ये जो डेरिवेशन ड्राइव हुआ है ना बेटे, ये किस साइन कन्वेंशन के साथ ड्राइव हुआ है, तो न्यूमेरिकल करते समय ये कन्वेंशन लगती है। अगर आप इसे उल्टा चले गए ना एंगल को देखने, तो आपको एंगल माइनस में लेना पड़ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है, खत्म हुआ डेरिवेशन, कुछ भी नहीं था भाई, देखा जाए तो डेरिवेशन कुछ भी नहीं है साहब। मेरे को लॉन्ग वायर के लिए बोलता है, मैंने लॉन्ग वायर ड्रॉ किया, एलिमेंट लिया, एलिमेंट की वजह से फील्ड लिखी, फील्ड में देखा 3 वेरिएबल थे, वेरिएबल खत्म करने पड़े। खत्म करने का तरीका यहाँ से tan फाई एल और डीएल की वैल्यू, डीएल ही आर को खत्म करा देता है, डीएल डालते आर खत्म हो जाता है, ठीक है ना। और 90 माइनस फाई की फॉर्म में नया फॉर्मेट आ गया cos फाई की और डी फाई की फॉर्म में, सही है। इसका मतलब मैं समझ गया था डी फाई के कॉरस्पॉन्ड जो वायर है डीएल लेंथ का, इसकी वजह से जो फील्ड है वो डीवी है। अगर आप पूरे की वजह से आते हो तो पूरा एंगल देखिए साहब, पूरा एंगल देखने के लिए एंगल पे लिमिट डालनी पड़ी, और लिमिट डालनी पड़ी तो माइनस फाई 2 से लेकर प्लस फाई 1 तक वैल्यू डेरिवेशन किया, तो ये छोटा सा आंसर आया नहीं आया, ठीक है, ये आंसर है। अब ये जो फाइनल रिजल्ट है, हम इसके अंदर बेटे कुछ स्पेशल केस याद करते हैं, ठीक है। ये स्पेशल केस इसके काफी इंपॉर्टेंट हैं, या एक काम करिए स्पेशल केस हम बात लिखते हैं, पहले आप डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करो, देखो। तो डेरिवेशन हिसाब से सम्मान में कुछ 1-2 लाइनें लिख लेते हैं, ठीक बेटे। कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कैरिंग करंट आई,
कैरिंग करंट आई, फुल स्टॉप. लेट P is the point at distance A, या आपने शुरू at perpendicular distance A, at perpendicular distance A where MFI is to be calculated, where MFI is to be calculated, full stop. next sentence लिखना बेटे. the MFI, sorry, according to Biot-Savart law, according to Biot-Savart law, the small amount of MFI due to current carrying element DL, या due to element DL, due to element DL, और current carrying element लिखो तो ideal लिख देना, due to current carrying element ideal या element DL is ये फॉर्मूला पे dB equals to mu naught upon 4 pi ideal sin theta by r square. ठीक है, ये वाली फिगर बननी है, आपकी मर्जी है उसके नीचे बीच पेज पे बनाओ या साइड में बना सको तो साइड में बना लेना, आपकी मर्जी, फिगर अच्छी बनाना पड़ी. ये बोले अब उसके अगर नीचे बनाओ जगह छोड़ के लिख. द डायरेक्शन ऑफ द MFI, द डायरेक्शन ऑफ MFI due to elements on the wire, due to elements on the wire is the same at point P, is same at point P. Therefore the net MFI can be given, या can be written as integration of dB, can be written as integration of dB. ठीक है बेटे, आराम स्क्रीन को रोको, आराम से फिगर वगैरह बना लो, साइड में जैसे है ना फिगर के नीचे या साइड में इसको लिख लेना. देखो कभी भी बेटे जो जैसे कंटिन्यूटी चल रही है डेरिवेशन के सिस्टम के बाद ये आया फिर ये आया फिर ये आया फिर ये आया, बीच में इसकी जरूरत पड़ी थी डीएल की, तो उसके नीचे सॉल्व करके नहीं दिखाते डीएल को, कहीं साइड में लाइन डाल के साइड में सॉल्व करते हैं, वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पुट करी जाती है. ठीक है ना, उसको बीच में सॉल्व मत कर देना यहाँ पे, तो डेरिवेशन की कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है, बच्चा याद नहीं कर पाता. देखो डेरिवेशन में बच्चा अटकना काम पर है, जहाँ पर बीच में कहीं कुछ लेट करना पड़ जाता है, डेरिवेशन को याद कर लेगा, जो सीक्वेंस में डेरिवेशन होगा ना स्टार्टिंग से कैलकुलेशन है सॉल्व होता चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, याद हो जाएगा आराम से. लेकिन बीच में लेट करना पड़ जाता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल ऑफ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, कुछ डालना पड़ जाता है साइड से, वहाँ अटकता है. इसलिए ना इसी को हमेशा साइड में लिखो, याद रह जाता है कि इसका इंटीग्रेशन करना था साइड में और फिर यहाँ वैल्यू करती या डिफरेंशिएशन करना था. ठीक है ना, तो रो के को नोट कर ले, लिख लिया बेटे. आ जा अब इसके स्पेशल केस पर आ जा. इसके स्पेशल केस भी काफी इंपॉर्टेंट है बेटे, तो हेडिंग बना दे उसी के नीचे कि स्पेशल केस नंबर फर्स्ट फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर. अगर ये वायर बेटे इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाता है तो, बच्चा बोला इनफाइनाइट, हाँ वही मैंने आपसे बोला ना कंपेरेटिव वर्ड होता है सब. नंबर फर्स्ट स्पेशल केस फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, अगर वायर इनफाइनाइट लॉन्ग हो जाता है, ठीक है, ये है सब वायर, कोई ये वायर है, आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर MFI कैलकुलेट करनी है, इस पॉइंट के ऊपर, वो सही है, वायर ये हमारा ए हो गया, तो वायर अगर इनफाइनाइट लॉन्ग होगा बेटे, इधर भी इन्फिनिटी तक है इधर भी, तो कॉमन सेंस कहती है कि जो ये एंगल आएगा पी के ऊपर, तो ये इधर से बढ़कर के ऊपर वाला ये φ1 जिसको मैं बोलता हूँ ये भी 90 पहुंच जाएगा, और ये वाला एंगल भी 90 पहुंच जाएगा. कौन सा, जो कि φ2 बनता है. वही वाली बात है बुर्ज खलीफा वाली, साहब उसके जड़ में खड़े होकर देखोगे तो 90 में जाओगे ऊपर, पैरेलल एकदम. ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर तो बी बोल कितना आया था, बी सर बी था म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, और साइन ऑफ φ1 वो आपने 90 बोल दिया, ये भी साइन ऑफ φ2 90 है π/2, बोल सही बात है नहीं. साइन 91 और 1 + 1 2 इसको कैंसिल कर देगा, तो बी की वैल्यू मार्केट में आ गई बेटे म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए. ये डायरेक्ट रिजल्ट आ गया इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का. और आया जैसे आप लोगों ने याद किया ना उसका 2 क्या नाम है, ये फाई 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वहाँ पे, तो वो 2 के λ/r आता है, वो इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर का रिजल्ट है. स्पेशल केस याद है, ये भी ऐसे स्पेशल आया था. और ये स्पेशल केस ना बेटे मुझे काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ देकर के जाता है, काफी इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ काफी फेमस है. बी का वेरिएशन ए के साथ, ए डिस्टेंस है, तो जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे वायर से इंटेंसिटी घटती चली जाती है, जैसे जैसे आप दूर जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी घटती चली जाती है. तो साहब ये ग्राफ आता है, ये इनवर्सली है ना बेटे, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी बी की वैल्यू घटती चली जाएगी, ये ग्राफ आता है डिक्रीजिंग का. और हाँ यार, क्योंकि जब ए की वैल्यू 0 करेगा तो बी इन्फिनिटी हो जाता है, मतलब ये है कि जब ए टेंड्स टू 0 बिल्कुल ही खत्म बिल्कुल आ जाएगा ना बेटे यहाँ पे बिल्कुल ही, तो बी की वैल्यू तेरे पास लगभग इन्फिनिटी आ जाएगी, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे वो बी की वैल्यू घटने लग जाती है. तो ये ग्राफ आता है डिक्रीजिंग का. और आया नहीं आया, ये स्पेशल केस एक ये हो गया. स्पेशल केस नंबर 2, MFI at one end of MFI at one end of infinitely long wire, infinitely long wire. बच्चा बोला वन एंड, ये क्या मतलब है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर. वन एंड का मतलब है बेटे कि जैसे यही वायर है, अब मैं इस वायर के अंदर तेरे को ये कह दूं कि भाई वो इतना हिस्सा ऊपर का है ही नहीं, ये खत्म, और वायर ना बस यहाँ से लेकर के और नीचे तक है, इन्फिनिटी है. यही सिचुएशन बनाता हूँ सर, ये वायर है इधर इन्फिनिटी तक गया हुआ है, और आपको MFI यहाँ कैलकुलेट करनी है ए की दूरी पर, बता दो. तो बच्चा बोला इसमें क्या है, साफ दिखाई देता है कि इसके अंदर आपने ये वाला हिस्सा तो गायब ही कर दिया. तो नियम ये कहता है कि दोनों एंड पे उस पॉइंट पे मिलाओ. जब मैं यहाँ मिलाने जाऊंगा ऊपर वाले एंड को, तो φ1 की वैल्यू तो 0 आ रही है, φ1 तो है नहीं,
और आपने इधर वाला इन्फिनिटी बोला है, तो जो मेरा फाई 2 बनेगा वो 90 आ जाएगा दोबारा। वो सही बात है नहीं? तो फाई 1 तो 0 हो गया और बेटे फाई 2 की वैल्यू क्या हो गई? 90 पाई 2। इसे बोलते हैं MFI एट एनी एंड ऑफ वायर, किसी वन एंड के ऊपर, एट वन एंड। आया नहीं आया? अगर ये है तो सब वैल्यू डन। तो बी का आंसर बोल कितना हो गया सर? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, दिस इज साइन ऑफ 0 प्लस में साइन ऑफ 90, 0 प्लस 1 1। बी का मान आ गया म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। ध्यान से देख साहब, ये इससे आधा है, ये इससे आधा है, और ये कॉमन सेंस कहती है, कॉमन सेंस कि तूने इतने हिस्से को ही देखा, ऊपर पैसा लिया ही नहीं है, तो इसके इधर के एलिमेंट जो फील्ड यहाँ जनरेट करेंगे उधर के भी उतनी ही जनरेट करेंगे, दैट्स व्हाई डबल आंसर हो जाएगा। अब आता है ये सब आंसर। तो वन एंड पर जाकर के रिजल्ट हाफ हो जाता है। रिजल्ट क्या हो जाता है? हाफ। और आया नहीं आया? एक यहाँ पे बेटे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक केस और पूछ लेता है, वो केस जनरलाइज हो जाता है। जैसे ये वायर ऐसा एल लेंथ का है, ये रिजल्ट डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाता है, ठीक है। और मुझसे कहता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस पॉइंट के ऊपर MFI बताइए। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ये बोल दूं तो ये वाली दूरी L/2 हो गई और ये वाली भी दूरी क्या हो गई? L/2। वो सही है। फाइनाइट वायर FLFINITE, फाइनाइट वायर, ठीक है। और कहां पे कैलकुलेट करा है? एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पता बोला इसमें क्या है? एल एन के वायर से एक ही दूरी पे बता दो इसमें क्या है। नियम तो ये कहता है इसको मिला लो, मिला दिया साहब, इसमें क्या हो गया? ये वाला फाई बनता है, ये वाला भी, ये तो दोनों फाई बराबर आ जाएंगे, बिल्कुल सही है साहब। इसमें फाई बराबर आ गया। ये अगर मेरा फाई है, मुझे साइन फाई की जरूरत पड़ेगी, साइन फाई। यहाँ पे साइन फाई डलेगा ना, यहाँ पे भी साइन फाई और यहाँ पे भी साइन फाई, वो सही बात है। तो ये तेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा, बी बराबर है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, ठीक है, ब्रैकेट में साइन ऑफ फाई प्लस में साइन ऑफ फाई, 2 साइन फाई। तो मैं तुम्हें बस साइन फाई यहाँ बता देता हूँ, बड़े बच्चों सोच के बोलो। फाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक, फाई एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये बताओ कितना होगा? बच्चा बोला ये होगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये होगा a का स्क्वायर प्लस में L/2 का स्क्वायर, होगा L²/4, L²/4। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ, बस अब तुझे साइन फाई चाहिए, है ना, तो p/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब तू यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा ना बेटे, वैल्यू, तो b की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए 2l, l इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 4 ऑफ a का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इसका एलसीएम ले ले और एक ऊपर चला जाएगा, 2 बचेगा। अगर इस 2 से 2 काटना चाहो तो 2 से 2 काट देना। और हाँ तो बोल यार, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो तेरे पास ये बच करके आएगा। क्लियर है? तो दिस इज द MFI ड्यू टू अ इनफाइनाइट और ड्यू टू अ फाइनाइट एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर। अच्छा अब अच्छा 2 से 2 काटोगे ना बेटे, तो ये 2 पाई ये भी लिखा जा सकता है। एक केस और देख ले, एक केस और देख इसके अंदर, नंबर 4 में यहाँ लिख देता हूँ, नंबर 4 देख। इसमें ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेप्ट बनता भी है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने आपको पहले फिगर ड्रॉ कराई थी, इस हिसाब से फिगर ड्रॉ कराई थी कि भाई इसकी वजह से MFI सेंटर पे बताओ, करंट इधर से आता था, इधर से चला जाता था, तो तू जानता है जब करंट आ जाएगा इस हिसाब से 2 में बटेगा, ये ऊपर होकर के और ये इधर जाएगा और ये मिल के वापस आ जाएंगे। इसकी वजह से तो चलो मेरा काम चल जाएगा। मैंने आपसे कहा था ये जो वायर है ना बेटे, ये वाला हिस्सा, ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देकर के जाता है। अब तू बड़े बच्चों तू ध्यान से देख, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे इस वायर की वजह से MFI कैलकुलेट करनी है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ना तो इस वायर के सामने है, इधर कहीं, देखो डेरिवेशन में तो यहाँ होना चाहिए, यहाँ कहीं होना चाहिए, वन एंड पे भी नहीं है, ये तो कहीं साइड में है, मतलब ऊपर जाके या नीचे कहीं आएगा, समझ रहे हो? तो अब ये स्पेशल केस में आपको बेटे यहाँ समझा देता हूँ, नंबर 4 डाल के यहाँ पर, ठीक है ना, जहाँ पे बेटे जगह कम है फिगर बन नहीं पाएगी। आप एक काम करो, पहले इसको नोट करो, स्पेशल केस डाल के 1 2 और 3। इस फिगर को मत बनाना, मैं इसको अलग से बनाऊंगा, ठीक है, तो इनको नोट कर लिखिए। अब आ जाए स्पेशल केस नंबर 4। ये जो चौथा केस है ना बेटे, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वैसे ना ये कंसेप्ट मैंने आपको जब लॉन्ग वायर कराया था, चार्ज वायर, ये उसमें भी करा दिया था, एक बार फिर याद दिलाता हूँ डाले को। ये सिचुएशन है सर, मतलब पॉइंट उस वायर के सामने नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं साहब। मान लीजिए वायर है सर, ये वायर है जिसमें आई करंट चलता है, और पॉइंट मुझे दे दिया यहाँ पर, कहता है पॉइंट पे बताओ, कोई नहीं। नियम क्या कहता है? नियम कहता है सबसे पहले तो ए बना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि एंगल जो फाई 1 फाई 2 दिखाने हैं वो हमको कहाँ से दिखाने हैं? वो हमें ए से ही दिखाने हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास वायर था, पहले कहता है ए दिखाओ, इतना वायर था टोटली। जब ए दिखाना था तो मैं इसको पीछे पहले एक्स्ट्रा प्लॉट करके लाया सर, ए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये पीछे एक्स्ट्रा प्लॉट कर लाया, और यहाँ से एक्स्ट्रा प्लॉट करने के बाद ये डिस्टेंस आ गया परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं ए। अरे हाँ तो बोल, ए हो गया, हाँ सर। अब फाई 1 फाई 2 क्या है सर? फाई 1 और फाई 2 एंगल हैं, तो ऊपर वाले से ऊपर वाले एंड को मिला दो, एक ऊपर वाले एंड को ही मिला दिया, और ऊपर वाले एंड को मिलाने के बाद इस डायरेक्शन में चलो फाई 1 आ जाएगा ए से, तो इस डायरेक्शन में चला, ये फाई 1 आ गया ए से, बिल्कुल सही है सर। फाई 2 क्या है? फाई 2 नीचे वाले एंड का एंगल होता है। अब नीचे वाला एंड देखिए यहीं पे खत्म है, तो इसका मतलब साहब ये मेरा फाई, ये वाला एंगल फाई 2। लेकिन फाई 2 दिखाते कैसे हैं? ए वाला जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से चलो और दूसरे एंड तक जाओ, जाना कैसे है? एंटी क्लॉकवाइज, कैसे? ए से चलो, बच्चा बोला ए से चलो, हाँ
और कब तक चलना है? जब तक चलता जाए, जब तक साहब दूसरा एंड आना जाए। बच्चा बोला दूसरा एंड तो साहब ये यहाँ जाकर के आया, हाँ ये आया है दूसरा एंड। वो सही है, ये तो है पहला एंड फाई 1, ठीक है। अब दूसरे एंड को तू ध्यान से देख, दूसरा क्या दिखाई ये फाई 1 है। दूसरा एंड कैसे देखते हैं? ए से एंटी क्लॉकवाइज जब तक चलता जाए जब तक दूसरा एंड ना आ जाए। ए से एंटी क्लॉकवाइज जब तक चलता जाए जब तक दूसरा ये आ गया, ये पूरा का पूरा एंगल फाई 2 है बेटे। ये आया नहीं आया? अगर मैं तुम्हें फिगर के हिसाब से इसमें बेटे एंगल समझाऊं ना, फिगर के वो सिचुएशन के हिसाब से, जैसे ये फिगर बनाता हूँ यहाँ पे और ये पी पॉइंट दे दिया और मैं आपको ये एंगल रिप्रेजेंटेशन में दे देता हूँ। ये एक्स्ट्रा प्लॉट किया और मैं आपको दे देता हूँ साहब ये वाला एंगल जो है, ये एंगल भी 30 है और ये एंगल भी 30 है। अब मुझे कहता है फाई 1 फाई 2 बता दो। ये रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि इस एंगल पे एमएफआई, इस फिगर की एमएफआई कैलकुलेट करिए पी पर। बोल फाई 1 फाई 2 क्या होगा? बच्चा बोला फाई 1 हो गया 60, बिल्कुल सच्चाई है 60 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ सही। फाई 2 सर कुछ नहीं, यहाँ से चलते जाओ, ऐसे घूम करके यहाँ जाना, यहाँ तक आना है, यहाँ तक, तो यहाँ से चलेंगे वो घूम के। तो फाई 2 की वैल्यू तेरे पास हो गई बेटे 360 माइनस 30, 330 खत्म। अरे हाँ तो बोल यार, बात समझ में आ गई बेटे? वो सही है। अब ये एंगल ना क्लॉक एंटी क्लॉक की कन्वेंशन वहाँ डल गई है, इसलिए टेंशन वहाँ पे माइनस फाई 2 से प्लस फाई 1 करा दिया जाता है, ठीक है। या फाई 1 साथ फाई 2। एक बच्चा बोला सर इतना घूम के आएगा, बाई चांस मैं देखो उल्टा चल देता तो क्या फर्क पड़ जाता, मैं ऐसे चला जाता तो क्या हो जाता। आपने बोला दूसरे एंड पे जाना है, आपने इतना बड़ा राउंड करवाया मेरे को, यहाँ से लेकर के गए दूसरे एंड पे जाओ, मैं तो उल्टा चला जाऊंगा, दूसरा एंड भी तो आ गया साहब। को अगर उल्टा गया है ना, जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है वो इस कन्वेंशन से ड्राइव हुआ है कैसे चलना है, और तू चला गया उल्टा तो सब माइनस ले लो। तो अगर कोई बच्चा बेटे फाई 2 की वैल्यू को ये ना लेकर के और वो माइनस 30 भी ले लेता है, ये 30 दे रखा है ना यहाँ, माइनस 30 ले लेता है, वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है। पर आया नहीं आया? ये कंसेप्ट कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्लियर सुन लो। अब जैसे ये फिगर आ जाती है, अब इस फिगर के अंदर तू ध्यान से देख, ये इनफाइनाइट लॉन्ग मैंने बोल देता है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इसको मैंने मिलाया, ये स्क्वायर था, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, ये वो सही, सॉरी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ होगा सॉरी, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, वो सही ना। एक एंड मिला दिया और इधर दूसरा मिलाऊंगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कंसीडर हो जाएगा बस एक, तो दूसरा तो यहाँ 90 चला गया। और आया नहीं आया? ठीक है। तो स्क्रीन को रोक। कंसेप्ट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई से कोई लेना देना नहीं, फटाफट नोट कर। आ जाते पहला क्वेश्चन देख इसके ऊपर। अब सीबीएसई का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमएफआई कैलकुलेट करा था एक स्क्वायर की वजह से सेंटर के ऊपर, साइड मुझे 2 दे रखी है और करंट कितना है आई है, करंट क्या है आई। आप ना बेटे स्क्रीन को रोको और आपसे क्वेश्चन को नोट कर लो, ठीक। इधर देखो एक बार सारे, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व ना करा के पहले आपको बेटे ये कंसेप्ट बता दूं एक बार। देखो ये मालूम मेरे पास कोई एक वायर है और वायर की लेंथ 2a है, तो ये लेंथ भी a हो गई, ये भी a हो गई, और यहाँ से a की दूरी पर ही एमएफआई कैलकुलेट कराता है, a डिस्टेंस के ऊपर, और ये डिस्टेंस भी है, कहता है साहब एमएफआई कैलकुलेट करिए a के ऊपर, ठीक है। तो सॉरी p के ऊपर। करंट कितना चलता है? करंट चलता है i। करंट कितना चलता है i। पहले डायरेक्शन बोल दो एक बार सर, डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ट। किधर इनवर्ट? कैसे पता चला? अंगूठा रखा इनवर्ट, ठीक है। अब डेरिवेशन की वो नियम क्या कहता है? नियम कहता है साहब ऊपर वाला एंड मिलाइए, नीचे वाला मिलाइए, ऊपर का फाई 1 लिखो, नीचे का फाई 2 लिखो। ये 45 है, ये 45 है। क्या फाई 1 और फाई 2 दोनों 45 45? हाँ हाँ। एक बच्चा बोला सर मैं तो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सीधे लगा दूं। हाँ बिल्कुल सही है बेटे, लगा दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है? म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए 2 एल अपॉन में अंडर रूट ऑफ 4 ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वो डायरेक्ट याद है तो सीधा लगाओ, अच्छी बात है। मैं दोबारा करा रहा हूँ, ठीक है। बोलो साहब क्या आंसर था? सर बच्चा बोला भी होता था म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन ऑफ फाई 1 प्लस में साइन ऑफ फाई 2। फाई 1 फाई 2 इधर का इधर का एंगल सर 45 45, माइनस मत डाल देना रे, ठीक है। कन्वेंशन में डाला हुआ है, बोल न्यूमेरिकल में प्लस प्लस, इधर ये इस साइड है नीचे, सही है, ये उधर सही है। बोल कितना हो गया? तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन ऑफ 45 साइन 45, तो 2 इंटू में 1/√2, बड़े बच्चों सीधे डाल दिया है। पर आया नहीं आया? ये हो जाएगा बेटे √2, ये √2 पर आ जाएगा, ठीक है। तो बी की वैल्यू तेरे पास आ जाएगी √2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, ये आंसर है, खत्म। हाँ तो हो जाए, तरीका समझ में आ गया? कुछ नहीं है सर, जिस पॉइंट के ऊपर पूछता है दोनों एंड को मिला के फाई 1 फाई 2 की वैल्यू देख लेनी है, फिगर में जो है वैल्यू डाल दूंगा, आंसर है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन के अंदर स्क्वायर दे रखा है, कोई स्क्वायर दिया हुआ है सर, ये स्क्वायर है। करंट बेटे मैं इधर ही ले लेता हूं, अगर उसमें उल्टा है तो आप रिवर्स कर लेना, ठीक है। आई है, ये सेम करंट कंसेप्ट बता रहा हूं। और कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर एमएफआई कैलकुलेट करो, इस पॉइंट के ऊपर। और साइड मुझे 2 गिवन है, साइड कितनी दे रखी है? 2 की, ये साइड 2 है, स्क्वायर है। अब तुम बड़े बच्चों सोच समझ के जवाब देना, क्या ये ऐसी ऐसी 4 फिगर है? हाँ। चारों की वजह से पहले फील्ड की डायरेक्शन बोल सर, इसकी वजह से इनवर्ट, इसकी वजह से सर इससे इनवर्ट, इससे इनवर्ट और इससे इनवर्ट। क्या एक से निकालूं, 4 गुणा कर दूं, या चारों को क्या नाम है 4 बार लिखूं, 4 बार लिख के 4 को जोड़ दूं, कैसे मान सर? हाँ सर, बहुत सही बात है नहीं। एक से निकालो, 4 से गुणा करो, या चारों को लिखो फिर जोड़ो, एक ही बात है। मान ले बेटे ये है PQRS, तो पेपर के अंदर चारों से दिखाई नहीं जाएगा, पेपर में एक बार से दिखानी है। तो पहला काम सर, पहला काम है ए दिखा दो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर ये पूरा 2a है तो ये a हो गया। फिर दूसरा काम सर अपर एंड को जोड़ो, नीचे वाली इसको जोड़ो, फिर वो एंगल भी दिखा दो, ये 45 का, ये 45 का। क्या ये यही फिगर है जो भी समझाइए? हाँ सर यही है। जब ये बोर्ड में आएगा तो आपको ना ये पूरा लिखना है, मैंने उसको अलग से सोल्व करके लिखा है। अब मैं सीधा लिख देता हूँ, बोलियो फील्ड ड्यू टू
फील्ड ड्यू टू पी क्यू, पी क्यू की वजह से आंसर कितना होगा सर? ये होगा रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए इनवर्ट, ये साइन लगा दी इनवर्ट का। फील्ड ड्यू टू क्यू आर, क्यू आर सर सेम आंसर होगा इनवर्ट। फील्ड ड्यू टू आर एस सर सेम आंसर होगा इनवर्ट। फील्ड ड्यू टू एस पी सर सेम आंसर होगा इनवर्ट। चारों की वजह से इनवर्ट होगा। मुझे कहता बी नेट चाहिए, अगर मुझे बी नेट चाहिए तो सबको जोड़ दो, फील्ड ड्यू टू पी क्यू प्लस फील्ड ड्यू टू क्यू आर प्लस फील्ड ड्यू टू आर एस और प्लस फील्ड ड्यू टू एस पी, सबको जोड़ दो। क्या 4 टाइम्स कर दूं? हाँ सर सीधे कर दो 4 टाइम्स। 4 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू क्या रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए। और हाँ तो बोल 4 से काटो, काटो वैसे वैल्यू ना कभी देखो इस वाले 4 को काटना मत बेटे, सहूलियत रखिए, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू 10 पावर -7 है। कल को बाई चांस ए की वैल्यू आई की वैल्यू आ जाए तो कैलकुलेशन में डाल देंगे। तो फाइनल आंसर किस फॉर्म में लिखूंगा? ये होगा 4 रूट टू म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, या और डायरेक्शन इनवर्ट। खत्म। और हाँ तो बोल अगर ये क्लॉकवाइज ना हो एंटी क्लॉकवाइज होता तो सर आउटवर्ड हो जाती चारों में, रिजल्ट डेरिवेशन यही चलता है, आउटवर्ड 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 आउटवर्ड, फाइनल भी आउटवर्ड। और आया नहीं आया? इस क्वेश्चन के अंदर तू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला केस डायरेक्ट यूज कर सकता था, लेकिन मैंने कराया नहीं है क्योंकि मैं उस फॉर्मूले को याद नहीं रखता। मैं क्लियर सुन लो, क्या टाइम लगता है साहब? 2 मिनट मिला है, तुरंत ड्राइव कर लिया। क्या ये थ्योरी का पार्ट? हाँ, जो जिस बच्चे को थ्योरी समझ में आई कहानी खत्म। जिस वायर की वजह से किसी पॉइंट पर एमएफआई जाता है, पहले तो परपेंडिकुलर डाल के ए देख लो, अपर एंड मिलाओ, नीचे मिलाओ, 5 1 5 2 लिख लो। साइन नहीं डलेंगे, साइन सिर्फ एक कंसेप्ट में देखा जाता है जो भी समझाया था आपको। नीचे से इससे जाऊंगा प्लस का 45, बिल्कुल सही है। ऐसे जा रहा हूं प्लस का 45, हाँ इसका उल्टा जाता हूं तो माइनस होता है, उल्टा में गया नहीं, प्लस 45 प्लस 45। और आया नहीं आया? तो ऊपर वाला भी 45 नीचे वाला भी 45। बात समझ में आई है? अब इस क्वेश्चन को पूछने का स्क्वायर पे आ जाइए क्वेश्चन, ठीक है, ट्रायंगल पे आ जाइए। आप पहले इस रो को स्क्रीन को नोट करो एक बार, लिखिए बेटे एक वो कंसेप्ट देखिए इसी के ऊपर, ठीक है। सॉल्व आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन सबका यही बना दीजिए, कैलकुलेट एमएफआई एट पॉइंट ओ, कैलकुलेट एमएफआई एट पॉइंट ओ, खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है बेटे। मैं सिर्फ कंसेप्ट बता करके छोड़ रहा हूँ, ठीक। यही क्लियर है, अंदाजा लगे बस, अंदाज अपना अपना। स्क्वायर बनाया, इस पॉइंट के ऊपर एमएफआई पूछी, लेकिन करंट दे दिया, यहाँ से गया है और यहाँ से निकाल दिया। क्या है एमएफआई कैलकुलेट करिए ओ के ऊपर, ओ यही है इसका मिड पॉइंट, यहाँ से आई करंट देकर के यहाँ से निकाल लेगा। करिए साहब, ये हो गया मेरा पी क्यू आर और एस। एक बच्चा बोला जब सर करंट यहाँ से आया है 2 रास्ते में जाएगा, इसमें हो जाएगा I/2 और इसके अंदर भी हो जाएगा I/2। I/2 इसमें जाएगा, I/2 ये वाला इसमें जाएगा और यहाँ से बाहर से, ये सब हो गया। अब इस पॉइंट के ऊपर एमएफआई कैलकुलेट कराता है, जिस पॉइंट पर कराता है, जो ओ पॉइंट है वो ध्यान से देख बेटे, वो ओ पॉइंट इस वायर की, ये जो हिस्सा है ना ये वाला, और जो ये हिस्सा इसकी एक्सिस के ऊपर है। बायोट कहता है इन दोनों की वजह से तो फील्ड होगी नहीं, ऑन द एक्सिस फील्ड नहीं होती है। ये 2 खत्म हो गए, हाँ। अब रह गए ये चारों साइड। इसकी वजह से देखिए इनवर्ट फील्ड है, इसकी वजह से देखिए भी इनवर्ट फील्ड है, इसकी वजह से देख आउटवर्ड फील्ड है और इसकी वजह से देखिए आउटवर्ड फील्ड है। क्या जैसे 4 फील्ड लिखी है ऐसे 4 लिखी जाएंगी, 2 इनवर्ट हो जाएंगे, 2 आउटवर्ड हो जाएंगे। अंतर कहाँ आएगा? बस इस फिगर में ये अंतर आएगा कि अगर मैं साइड को 2a देता हूं तो यस 2a साइड है, आई की वैल्यू I/2 हो गई है, आई की वैल्यू I/2, बाकी कोई अंतर नहीं। राय नहीं आया, सॉल्व करके लाएगा तो बस ये आ जाएगा म्यू नॉट रूट टू म्यू नॉट, ये आ जाएगा I/2, बस, और कोई अंतर नहीं आना। वो सही बात है, ये पी क्यू की वजह से आंसर आएगा, पी क्यू की वजह से इस फिगर के अंदर। ऐसे ही तेरा आ जाएगा क्यू आर की वजह से, सेम आंसर आएगा, इनवर्ट आएगी। फील्ड ड्यू टू आर एस की वजह से सेम आएगा लेकिन सब आउटवर्ड आएगी। और फील्ड ड्यू टू पी एस सेम आंसर आएगा लेकिन आउटवर्ड आएगी। वो कहता है बी नेट चाहिए, साहब ये दोनों जुड़ जाएंगी, फील्ड ड्यू टू पी क्यू और फील्ड ड्यू टू क्यू आर जुड़ जाएगी, माइनस कर हो जाएगा फील्ड ड्यू टू आर एस माइनस फील्ड ड्यू टू पी एस। अंदर बाहर को प्लस माइनस किसी को कंसीडर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों का मैग्नीट्यूड बराबर है, जीरो आंसर है। ये मैंने आपको बताया भी था कल कि सिमेट्रिसिटी में सेंटर पे आंसर जीरो आते हैं। इसी को पूछने का ये अंदाज है, इसी स्क्वायर को पूछने का। सेंटर पे पूछता है, वायर इधर से करंट लाता है, इधर से ले जाता है, वही 2a है साइड, आई करंट आया, आई है। अब बताना ओ के ऊपर नेट फील्ड बताओ। अब अच्छा बोला सर इस वायर की वजह से फील्ड नहीं होगी क्योंकि एक्सिस है, इसकी वजह से नहीं होगी सर क्योंकि एक्सिस पे है, हाँ खत्म। इसका भी ये पॉइंट एक्सिस है, इसके भी एक्सिस है, खत्म। इन दो से तो फील्ड होगी नहीं। अब रह कितने गए सर? ये वही 4 रहेंगे वापस, ठीक है साहब। उसमें क्या है, ये पी क्यू आर एस एक से कैलकुलेट करके दिखानी है फिगर में, मैं यहाँ नहीं करा, ध्यान से देखिए, मैं बस करंट बता रहा हूँ तेरे को। जब करंट यहाँ से आएगा 2 रास्ते रहेंगे, एक ये और एक ये, तो ध्यान से देख, ये रास्ता बेटे 3 गुना है इससे, 3 गुना रेजिस्टेंस। अगर करंट आया पैरेलल में बटा और इधर का रेजिस्टेंस 3 टाइम्स है, 3:1 का रेशियो है रेजिस्टेंस का, तो करंट 1:3 में जाएगा साहब। 3:1 का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये वाली हालत याद करो, ये वाली सिचुएशन, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, इधर 3R है, इधर R है, तो जब यहाँ से करंट आएगा तो 2 हिस्सों में बटेगा साहब। यहाँ से I आया 2 में बटा, ये 3:1 है, तो 1:3 जाएगी, 1:3, तो इधर जाएगा I/4। अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो करो, जैसे ये x लिखता हूँ, इसको y, तो x/y 1:3 में मुझे x चाहिए, 1 अपॉन में सम 4 गुणा में जो बांटना है I/4, y ये बटा सम गुणा में जो 3I/4।
तो बेसिक कंसेप्ट बस इस क्वेश्चन में ये था, इधर का करंट थी I/4, इधर का I/, इसकी वजह से फील्ड इनवर्ड आएगी, इससे भी इनवर्ड आएगी, इससे भी इनवर्ड आएगी और इस अकेले से आउटवर्ड आएगी। अरे हाँ तो बोले यार, जब तू इन तीनों की इनवर्ड फील्ड को जोड़ करके लाएगा, इस अकेले के आउटवर्ड देखेगा तो करंट की 3 गुना है तो यहाँ 3 आ जाएगा, पहले ये 3 आ जाएगा यहाँ, तो इन तीनों की इनवर्ड इस अकेले के आउटवर्ड होगी, सब कैंसिल कर देगी, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगी, ये भी प्लस, ये माइनस होगी और कैंसिल हो गया, आंसर 0, आंसर 0, बी नेट की वैल्यू 0। पर आया नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन पूरा मैंने सॉल्व करा है, ये खुद करना है, ये खुद करना है, अंतर कहाँ पे आया ये बता दिया, बस ये गलती है, बच्चा करता क्या, ध्यान देता नहीं है, आई लाया I/2 में बांट के चल दिया, कैलकुलेट करके आंसर निकाल के आ गया, वो करंट ही गलत ले लिया, सब आगे कैलकुलेशन क्या होगी, बात समझ में आई? इसी चीज को ये ट्रायंगल पे पूछ लेता है, इसी चीज को ट्रायंगल पे देख इधर, ये तो आपने पहले लिख लिया था ना बेटी, इसको ट्रायंगल पे देख एक बार, इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा मस्त बढ़िया सा, यहाँ से करंट निकाल के लाता है, यहाँ से निकाल ले जाता है, यहाँ से लाता है, यहाँ से निकाल ले जाता है, आई करंट आया और कहता है सेंटर पे, मतलब सेंटर पे यहाँ पे फील्ड बताओ। अब तो ध्यान से देखिए, दोनों वायर तो 0 के हो गए भाई, ये सीबीएसई में ही 0 करता है, अगर कंपटीशन में होगा ना इस क्वेश्चन को ऐसे सीधा करके दे देगा इस वायर को, मौसम बदल जाता है क्वेश्चन का। अब देखो एक केस आ गया कि जो पॉइंट है वो ना उसके दूसरे वहाँ आ गया, एंड पे भी नहीं आया, ऊपर चला गया, वही दोनों एंड मिलाओ, 5 1 5 2 देखो, ये अंतर होता है कंपटीशन में सीबीएसई में। पहले इस पे देख, क्या दोनों खत्म हुए? हाँ, अब रह गए ये दोनों, ये बाकी करंट यहाँ से आया 2 में गया सर, ये गया, ये वाला ऊपर ऐसे आएगा, क्या ये पैरेलल में 2:1 का रेशियो है रेजिस्टेंस का? हाँ 2:1, अगर 2:1 है क्या 1:2 में बटेगा? हाँ, तो बोल कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा I/3, तो इधर आ जाएगा 2I/3, ये करंट बनेगा सर, करंट बांटना आ गया, बिल्कुल आ गया सर। अब मैं एक वायर की वजह से पेपर में दिखा के आऊंगा, किस में दिखा दूं, चाहे इससे दिखाओ, क्यों ये फिगर बना दो, चलो इसे दिखा देता हूँ, ये अच्छी बनेगी, जिस पॉइंट से जाते वहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो सर, ये नॉर्मल बना के इसका नाम A डाल दूंगा मैं, ये डिस्टेंस पूरी की पूरी साइड मेरे को उसने कुछ दे रहा, चलो बेटे इसको थोड़ा सा बदल देता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा साइड A देता है, ये वाली साइड A है, तो अगली बार ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम x डाल देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x, आपको x निकालनी है, इस एंगल से निकल जाएगी, 30 का एंगल है, ये 60 का बनता है, ये 90 है, x की वैल्यू A/2√3 आ रही है, कैलकुलेट कर लेना, ये एंगल 30 बनता है ना यहाँ, तो x की वैल्यू A/2√3 आएगी। अरे हाँ तो बोले यार, आगे अब x आ गया, परपेंडिकुलर आ गया सर, अब फिर दोनों एंड मिला हुआ है, सर ये वाला एंड है हमारे का, ये मिलाया तो ये 5 1 है, ये 5 2, ये 60 है साहब, ये भी 60 है, क्या 5 1 5 2 की वैल्यू इस सिचुएशन के अंदर 60 थी? हाँ सर, एक वायर से पूरा सॉल्व करके दिखा देना है, sin 60, ये हो गया, डायरेक्शन है आउटवर्ड, इससे इनवर्ड है, इससे इनवर्ड, इन दोनों की इनवर्ड जुड़ जाएगी, इसकी घट जाएगी, नेट आंसर 0 हो जाना है, नेट आंसर 0। कितने सवाल हो गए सब? स्क्वायर वाला एक मैंने पूरा कराया, 1 2 3, अभी सॉल्व करिए तीनों, अभी सॉल्व करिए, ठीक है, तीनों के आंसर फाइनल 0 आ जाने चाहिए, 0 नहीं आ रहे तो जो एक्सप्लेनेशन दी उसको वापस देखिए और अभी 0 करिए तीनों को, रोक स्क्रीन को, सॉल्व करा आराम से, आ जाओ बेटे, लास्ट क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, आप सॉल्व करिए ना सारे, अब इसको देखिए, कहता है सब पॉइंट P के ऊपर MFI कैलकुलेट करिए, ठीक है, अब फिगर देख, 2 लॉन्ग वायर दे रखे हैं, एक x के अलॉन्ग पड़ा हुआ है, एक y के अलॉन्ग करंट चल के जाता है और θ1 θ2 एंगल रिप्रेजेंट किए हैं और MFI कैलकुलेट करा है, ठीक है, मैं इस फिगर को अपने डेरिवेशन से लिंक करूंगा पहले तो, ठीक है, आज मैं सॉल्व करता हूं। जब मैं फिगर को बहुत बारीकी से देखता हूं बेटे, तो पहले ना ऊपर वाला हिस्सा छोड़ो, सिर्फ इसको देखो, इतने हिस्से को, इसकी वजह से फील्ड इनवर्ड है, ठीक है सर, इस वाले से ही वजह से, ठीक है, आप हाथ चलाते रहना, इसकी वजह से भी इनवर्ड है, दोनों से जोड़ दूंगा, आंसर आएगा। ऊपर वाले हिस्से को छोड़िए, सिर्फ इस वाले तार को देखो, ये वाला वायर है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, अपर एंड को मिलाया तो 5 1 θ1 दे रखा है, 5 2 इनफाइनाइट है तो 90 हो गया, क्या हो गया 90, ठीक है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो B1 की वैल्यू बन जाएगी μ0I/4πA, ए के बदले यहाँ पे B दे रखा है, B का परपेंडिकुलर, सही है, दैट इज sin ऑफ θ1 प्लस में sin ऑफ 90, क्या स्टेप समझ में आया सर? अरे हाँ ना, sin ऑफ θ1 प्लस में sin ऑफ 90, sin θ1 sin, तो sin होता है परपेंडिकुलर, अब सही है, और हाइपोटेन्यूज, तो ये वाला डिस्टेंस तो मेरे लिए A है, ये B है, सामने हो गया, ये इसकी जरूरत पड़ेगी, ये हो जाएगा √A² + B², इसकी जरूरत पड़ेगी बेटे ना, तो ये तेरे पास वैल्यू आ जाएगी μ0I/4πB, दैट इज परपेंडिकुलर A अपॉन में √A² प्लस में B² प्लस में 1 sin 91। अरे हाँ तो बोले यार, ये फिगर समझ में आ गई, हो गया, कंसेप्ट समझ आया, ठीक है सर, ये B1 हो गई, अब दूसरे वायर की वजह से B2 लिख दें, B2 बोल कितना हो गया सर, B2 जब मैं इस वाले वायर को देखता हूँ ना इसके, तो ये परपेंडिकुलर आ गया, बिल्कुल सही है सर, अपर एंड को मिलाऊंगा तो 90, लोअर एंड θ2 देके जाएगा, तो ये हो जाएगा μ0I/4πA ब्रैकेट स्टार्ट sin ऑफ 90 प्लस में sin ऑफ θ2, बिल्कुल सही है, sin 91, तो μ0I/4πA sin 91 प्लस में sin θ2, तो दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा B/√A² प्लस में B², छोटा सा आंसर। अरे हाँ तो बोल यार, मुझसे कहता है मुझे B नेट चाहिए था, तो सब कुछ नहीं करना, चुपचाप B1 और B2 को जोड़ दियो, B1 और B2 को, ठीक है, जो कॉमन आएगा वो निकाल देना, जो बचेगा वो आंसर है, ठीक है, सॉल्यूशन आप देखना चाहो तो लिख लेना इसका, ठीक है, कहने का मतलब है देख, एक लॉन्ग वायर का हमने डेरिवेशन पढ़ा, किस हिसाब से पूछ गया, उसी से स्क्वायर बना लिया, उसी से कुछ ये कंसेप्ट बना दिया, ट्रायंगल बना लिया, ठीक है,
तो ये नई टॉपिक पूरा हुआ बेटे, MFI ड्यूडुआ लॉन्ग स्ट्रिक्ट वायर। कल करेंगे सर्कुलर वायर। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।